अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अशर। बेसिकली ये हमने वेट सीरीज़ अब स्टार्ट की है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली ये वीडियो वेट्स के लिए हैं, उनकी जो नॉलेज के लिए और एक्सपीरियंस के लिए, जो हमारे वेट्स हैं जो सीखना चाहते हैं इस वेटनरी फील्ड के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें जो हम अपने एक्सपीरियंस के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और बोरिंग भी हो सकती है, तो इसमें थोड़ा सा उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज के टॉपिक जो हमारे पास है वो है अमेसिस वॉमिटिंग बोलते हैं जिसको, अक्यूट वॉमिटिंग। जो अक्यूट और क्रोनिक दो तरह की वॉमिटिंग होती हैं। अगर तो आपकी कैट या डॉग 7 दिन से कम हो गए हैं उसका वॉमिटिंग करते तो वो अक्यूट में आएगा। अगर उसको हफ्ते से ज़्यादा हो गया वॉमिटिंग करते तो वो क्रोनिक के अंदर आएगा। ये अलग अलग दोनों ही टॉपिक हैं, बट इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है अक्यूट वॉमिटिंग जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है डॉक्टर अशीर से पूछते हैं जी, अक्यूट वॉमिटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वॉमिटिंग में और रिगर्जिटेशन के अंदर क्या फ़र्क है। जी डॉक्टर साहब थोड़ा एक्सप्लेन करें। वॉमिटिंग में ऐसा होता है कि वॉमिटिंग जब एनिमल करता है तो उसमें जो है वॉमिटिंग करने से पहले नॉजिएटेड फील होता है, थोड़ी सी रैचिंग होती है उसमें। ठीक है, मतलब एनिमल जो है थोड़ा जोर लगा के एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उसके बाद जो है रैचिंग की फील है, उसके बाद जो है एनिमल वॉमिट करता है। ये होती है वॉमिटिंग। जो इस चीज़ से पहले जो है रैचिंग हो, अगर फॉर एग्जांपल रैचिंग नहीं हो रही, एनिमल ने खाया और साथ ही वो निकाल रहा है, ठीक है, उसमें आपने देखा कि उसमें रैचिंग वगैरह जो है इस तरह कोई चीज़ नहीं है, ना इसे जोर लगा रहा है, आराम से निकल, तो ये यूजुअली जो है इसे हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। दोनों जो है डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके हम लोग डेफिनेशन हमें पता लग गई वॉमिटिंग की क्या होती है, और अब इसकी हम लोग एपिडेमियोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे कि किस एरिया के अंदर ज़्यादा है, किस एज के अंदर ज़्यादा है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हम लोग जो है इस वीडियो का भी जो इस टॉपिक में हम लोग ये चीज़ें कवर करेंगे। बेसिकली वॉमिटिंग जो होती है वो डिपेंड करता है एज, ब्रीड और डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली वॉमिटिंग जो होती है जो यंग एनिमल्स होते हैं, जैसे यंग पपी हो गए या यंग किटन्स हो गए, उनके अंदर वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू के अडल्ट। और यंग पपीज़ में एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर्स होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। कोई ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कोई धागा खा लिया, ऐसी चीज़ें खा ली। तो ये हम आगे इसके फर्दर उसके अंदर जाएंगे एटियोलॉजी के अंदर के क्या क्या रीज़न है। बट एपिडेमोलॉजी के अंदर इसकी जो एज, ब्रीड और ये जो एज फैक्टर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ये पूरी दुनिया में ही पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक इलाके में कम है किसी में ज़्यादा है। वॉमिटिंग के फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बैक्टीरिया किसी इलाके के डिफरेंट हो सकते हैं, बट पाई ये दुनिया के हर हिस्से में ही जाती है और हर एनिमल के अंदर ही पाई जाती है। डॉक्टर साहब आप एपिडेमियोलॉजी में कुछ ऐड करना चाहें तो। इसमें थोड़ी सी ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो कभी ये होता है कि वो क्यूरियस होते हैं अपने सराउंडिंग्स को लेकर, यंग जो है कैट्स वगैरह, यंग जो है वो पपीज़ वगैरह। उसमें ये कि जो यंग पपीज़ हैं उनमें जो है वो ज़्यादा बॉल टाइप चीज़ें जो है ये इंजेस्ट करने का जो है ज़्यादा खतरा होता है, जबकि जो कैट्स में है उसमें जो थ्रेड लाइक चीज़ें हैं वो जो है ज़्यादा इंजेस्ट करने के चांस होते हैं। ये थोड़ा सा जो है कैट्स और डॉग में जो है थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ठीक डॉक्टर साहब, अभी जो हम लोग इस टॉपिक में अभी जो अगला टॉपिक है हमारा वह है रिस्क फैक्टर, कि क्या क्या चीज़ें हैं, रिस्क फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं वॉमिटिंग के अंदर। तो वो काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वॉमिटिंग इंड्यूस करने में। सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ जो कि हम वेट्स यूजुअली इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हम प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एनसेट्स करते हैं। अक्सर मतलब एनिमल को नीड है नहीं है, नीड उस हिसाब से हम एनसेट वैसे ही लगा देते होते हैं यूजुअली। आंसर को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, अगर कोई और बंदा देख रहा है तो उसको समझ आ जाए। एनसेड यूजुअली होते हैं पेन किलर्स वगैरह जो हम दे रहे होते हैं एनिमल को, हम पेन किलर्स दे रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज दे रहे हैं, सोजिश कम करने की जो मेडिसिन दे रहे हैं, ये हम काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज़ कर देते हैं, समटाइम्स अननेसेसरी यूज़ कर देते हैं, समटाइम्स जो है इसका डोज काफ़ी बढ़ा के यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये जो सब हैं इन केस ऑफ वॉमिटिंग, ये सब वॉमिटिंग कॉज कराती हैं, जीआई अल्सर्स का, जिसकी वजह से जो है वो वॉमिटिंग होती है। एक सबसे मेन कॉज जो है इसका रिस्क फैक्टर जो है ये प्रोलॉन्ग यूज़ या ओवरडोज ऑफ जो है वो ये एंटी इन्फ्लेमेटरीज। अच्छा, रिस्क फैक्टर के अंदर एक और चीज़ जो होती है वो होती है कीमोथेरेपी। फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर है या इस तरह की चीज़ है, टीवीटी है जैसे डॉग के अंदर, अगर हम प्रोलॉन्ग कीमोथेरेपी करें तो उसके अंदर भी वॉमिटिंग आ जाती है। तो ये रिस्क फैक्टर के अंदर एक चीज़ इन्वॉल्व होती है। ये एटियोलॉजी नहीं है। रिस्क फैक्टर इस तरह होते हैं कि हम एक चीज़ कर रहे हैं उसके साथ जो साइड इफेक्ट के तौर पर आ रही है। एटियोलॉजी और बहुत सारी हो सकती है। एटियोलॉजी का हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके साथ हम लोग इसकी दो तरह की फॉर्म्स होती हैं वॉमिटिंग की। वॉमिटिंग सीरियस हो सकती है, नॉन सीरियस हो सकती है। अब सीरियस वॉमिटिंग और नॉन सीरियस वॉमिटिंग के अंदर फ़र्क क्या है। जो नॉन सीरियस वॉमिटिंग होती है, फॉर एग्जांपल आपके एनिमल ने खाना ज़्यादा खा लिया है, कोई ऐसी चीज़ खा ली है, इनडाइजेशन हो गई है, आपने फूड चेंज किया तो एनिमल को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप उसका खाना पीना थोड़ी देर के लिए रोक दें, फॉर एग्जांपल 12 to 24 आवर्स के लिए उसको फास्टिंग करा दें, तो वो वॉमिटिंग रुक जाती है।
और इस तरह के नॉन सीरियस वॉमिटिंग के अंदर और कोई साइन नहीं आता। वैसे अब एनिमल आपका वॉमिट कर रहा है बट वैसे एक्टिव है, खाना भी मांग रहा है, हर चीज़ ठीक है, कोई और डिहाइड्रेशन या डल डिप्रेस नहीं है, ठीक है, ये नॉन सीरियस वॉमिटिंग होती है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि ये नॉन सीरियस मेरा कैट या डॉग वॉमिट कर रहा है तो ये सीरियस है या नॉन सीरियस है। तो ये नॉन सीरियस वॉमिटिंग वो होती है जिसमें आपका एनिमल वॉमिट कर रहा हो बट साथ उसके और कोई साइन नहीं है, जैसे फीवर नहीं है, डल डिप्रेस नहीं है, खेल रहा है, सब कुछ सही कर रहा है। जो सीरियस वॉमिटिंग होती है उसके अंदर वॉमिटिंग तो हो ही रही होती है, एनपीओ करने से भी, खाना पीना उसका बंद करने से भी वॉमिटिंग नहीं रुकती। और इसके अलावा एनिमल के दूसरे जो साइंस होते हैं जैसे डिहाइड्रेशन है, हाई फीवर है, इसके अलावा डायरिया है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं साथ चल रही होती हैं, तो ये सीरियस वॉमिटिंग होती है। नॉन सीरियस में आप कुछ नहीं भी करें तो एनिमल आपका ठीक हो जाता है, बट जो सीरियस वॉमिटिंग होती है उसको आपको एड्रेस करना पड़ता है। उसके लिए आपको डिफरेंट डायग्नोस्टिक्स अप्रोच जो है अपनानी पड़ती हैं और एनिमल को प्रॉपर डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करवाना होता है एज कम्पेयर आप उसको नॉन सीरियस लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब भी इसकी हिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। अगर आपके पास एक एनिमल आता है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए आया है एनिमल, जो है वॉमिटिंग के साथ आया, तो आप उसकी क्या हिस्ट्री लेंगे, क्या आपको क्वेश्चंस पूछेंगे ओनर से कि क्या क्या इशू हैं या क्या उसकी हिस्ट्री क्या होगी? बेसिकली हिस्ट्री टेकिंग जो है ना हमारे प्रोफेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम अगर प्रॉपर हिस्ट्री लें हम आधे से ज़्यादा चीज़ों को रोल आउट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री ही कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन सीरियस केसेस है उनको हम रोल आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री की हिस्ट्री में क्या इशू है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री में हमसे पूछते हैं कि ये डल डिप्रेस तो नहीं है, इसने आपने रिसेंट फूड चेंज तो नहीं किया है इसका, ठीक है, उसकी एज वगैरह तो हम इसको देख ही देते हैं। हिस्ट्री में बेसिकली ये होता है कि आपने ऑनर से क्या पूछना है। सबसे पहले आप ऑनर से पूछ रहे होते हैं कि आप उन्होंने क्या क्या चेंज किया, उसमें आप फीड का पूछते हैं, उससे वैक्सीनेशन स्टेटस पूछते हैं, उनसे उनसे डिवर्मिंग स्टेटस आपसे पूछते हैं, उनसे फूड का स्टेटस पूछते हैं, फूड आप दे रहे हैं कि आपने चेंज तो नहीं किया, अगर फूड दे रहे हैं तो कौन सा दे रहे हैं। जैसे आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सब स्टैंडर्ड फूड पड़े हुए जिसकी वजह से लिवर और किडनीज इशूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उसकी वजह से भी वॉमिटिंग समटाइम्स आ जाती है। तो ये सब चीज़ें जो आप हिस्ट्री टेकिंग में ले रहे होते हैं, क्या कोई किसी किस्म की कोई मेडिकेशन तो नहीं ली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें जो है अगर एंटी इन्फ्लेमेटरीज लेने की वजह से है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की स्टेरॉइड ज़्यादा देने की वजह से भी समटाइम्स वॉमिट आ रही होती है। तो ये सब चीज़ें हमें सिर्फ एक हिस्ट्री टेकिंग से विदाउट सीइंग एन एनिमल काफ़ी चीज़ें हम जो है वो रूल आउट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहिए, वैक्सीनेशन का स्टेटस हम लोग लाजमी एनिमल्स से जो ओनर है उनसे पूछते हैं, क्योंकि वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड एनिमल के अंदर जो एटियोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे नॉन वैक्सीनेटेड आपके पास कोई एनिमल आता है, पार्वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, डिस्टेम्पर बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसके अंदर वॉमिटिंग आ जाती है। इसके अलावा हम लोगों ने एनिमल की जो वॉमिटिंग है वो टाइम, एक चीज़ क्वेश्चन हम पूछते हैं जी, आपकी जो कैट या डॉग खाना खाने के कितनी देर बाद वॉमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल वो फ़ौरन ही वॉमिट कर देता है तो ये हो सकता है कि कोई यहाँ पे चोकिंग हो, जैसे वॉमिट नहीं, उसको रिगर्जिटेशन कह सकते हैं, हो सकता है एसोफेगस में कोई चीज़ ब्लॉकेज है या ट्यूमर है या ग्रोथ है जो कि यहाँ से खाना ही नहीं जा रहा। अगर वो थोड़ी देर बाद करता है, 5 घंटे बाद करता है, 7 घंटे बाद करता है, तो वो चीज़ें अलग होती हैं। वॉमिटिंग का कलर पूछना बहुत ज़रूरी होता है कि आप वॉमिटिंग का कलर है किस टाइप का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रीनिश है, उसके अंदर ब्लड आ रहा है, येलो है, वाइट है, फोमी है, या उसकी वॉमिटिंग के अंदर कोई कीड़े तो नहीं आ रहे जो कि हो सकता है कि वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से वॉमिटिंग हो रही हो। तो इस ये सारी चीज़ें आपको जो है पूछनी ज़रूरी होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने एनिमल वॉमिट किया, कीड़े भी आ रहे हैं, उसके अंदर कोई धागे निकल रहे हैं, ऐसी चीज़ें, आपको एक चीज़ आइडिया हो जाता है कि आपका एनिमल जा किस तरफ रहा है। तो ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास एक एनिमल आया है तो आपने हर चीज़ पूछनी है उससे। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ टेम्परेचर चेक किया, वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगा दिया, ये एक नॉन सीरियस प्रैक्टिस होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एनिमल आता है, आप उसको फ़ौरन उसी टाइम जो है वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगा देते हैं, उस टाइम उसकी वॉमिटिंग थोड़ी देर के लिए रुक भी जाएगी बट आपका जो डायग्नोसिस है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये डायग्नोसिस हुआ है, वॉमिटिंग तो उसकी रुक गई बट जो पीछे कॉज है उसका नहीं आपको पता लगेगा। हो सकता है वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग कर रहा है तो आपने इंजेक्शन लगा के उसकी वॉमिटिंग रोक दी, आपने कोई टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं लगेगा एक्चुअल कॉज क्या। 2 दिन वो ठीक रहेगा, तीसरे दिन दोबारा वॉमिट कर देगा तो किसी और वेट के पास चला जाएगा। तो बेहतर ये होती है कि आपके पास जब भी एनिमल आए प्रॉपर हिस्ट्री के साथ उसके ब्लड वर्क लाजमी कर लें, ठीक है। अगर आपको कोई और क्लिनिकल जैसे सीरियस वॉमिटिंग आपके पास आ रही है, कोई और साइंस मिल रहे हैं, तो ब्लड वर्क के बगैर तो आपने इसको मतलब छेड़ना ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाना। तो हमारे ओनर, पेट ओनर के साथ एक इशू ये भी है कि अगर फर्स्ट टाइम आपके पास एनिमल प्रेजेंट होता है और आप उसके ब्लड वर्क नहीं करते हैं, रेफ़र नहीं करते एनिमल को कि भाई ये टेस्ट ज़रूरी हैं, ये करवा लें, तो वो ओनर 2 दिन आपके पास आएगा ट्रीटमेंट करवाने, तीसरे दिन वो किसी और वेट के पास जाएगा, दूसरा वेट उसको ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेगा, टेस्ट करवा लेगा, तो वो क्लाइंट आपका ख़राब हो जाएगा। ये आपकी चीज़ जो हमारे वेट्स जो हैं मोस्टली ये चीज़ गलती करते हैं
कि जी हम ब्लड टेस्ट ओनर को रिकमेंड ही नहीं करते कि जी क्लाइंट ये ना समझे जी पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं, वो क्लाइंट जो मर्जी समझे। आप प्रॉपर अपने एसओपीज फॉलो करें। आपने उसको रिकमेंड करना है कि भाई ब्लड टेस्ट हैं, इसकी स्टूल टेस्ट है, या जो भी आपको एक डाउट हो रहा है कि वॉमिटिंग क्यों है, तो आपने उसका ब्लड टेस्ट लाजमी रिकमेंड करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ओनर जो ये क्लाइंट है वो आपका ख़राब होगा, और एनिमल जो है हो सकता है किसी और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में चल रहा हो जो कि आप डायग्नोज ही नहीं करें, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे चीज़ आती है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई केस आता है तो आपने ब्लड वर्क टेस्ट ये चीज़ें लाजमी करनी होती हैं। डॉक्टर साहब कोई और चीज़ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? नहीं, मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब आपने एक पूरा ओवरव्यू दे दिया। वैसे जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लाजमी होता है। जैसे हमारे पास रिसेंटली एक केस आया था जिसकी सिर्फ वॉमिटिंग थी और कोई भी इशू नहीं था उसका, तो हमने उसके जब ब्लड टेस्ट किए तो उसमें जो है वो किडनी इशूज आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, उसके क्रिएटिनिन और BUN दोनों हाई थे। तो अब हम अगर ब्लड टेस्ट नहीं करते हमें पता ही ना लगता कि किडनी इशू की वजह से है, क्योंकि जब वॉमिटिंग इज अ मल्टीपल जो सिस्टम को है वो अफेक्ट कर सकती है। किडनीज हो गया, GIT हो गया, लिवर हो गया, समटाइम्स हार्ट की इशूज की वजह से भी खाली वॉमिटिंग का साइन आ रहा होता है। तो ये चीज़ आप रूल आउट कर ही नहीं सकते विदाउट एनी टेस्ट, और ठीक। अपनी सेफ्टी भी इसी में ही है। अच्छा, अभी जो हम बात करेंगे हिस्ट्री के बाद, जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो होता है हिस्ट्री में आप एनिमल को सिर्फ दूर से देख रहे होते हैं और आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं ओनर से, आप उसको टच नहीं कर रहे हैं। हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ है। हिस्ट्री के फ़ौरन बाद जो चीज़ आती है वो फिजिकल एग्जामिनेशन। आपने हिस्ट्री ले ली, आपके पास सारा रिकॉर्ड आ गया, वैक्सीनेटेड, नॉन वैक्सीनेटेड, वार्मिंग, कोई कीड़े तो नहीं आ रही है, वो हर चीज़ आपने रिटन फॉर्म में अपने पास नोट कर ली। उसके बाद जो आपके पास आ जाएगी फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर साहब क्या क्या चीज़ें वॉमिटिंग के केस में चेक करेंगे? ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशन एक जनरल अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ, फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है ना 3-4 चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। सबसे पहले होता है इंस्पेक्शन। एक एनिमल आपके पास प्रेजेंट हो रहा है ना, तो आपने उसके देखना, इंस्पेक्ट करना है दूर से कि क्या सिचुएशन क्या है उसकी, वो डल है, डिप्रेस है। ये आप ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग भी एनिमल अक्सर अगर आपके पास हो सामने टेबल पे आपके प्रेजेंट है तो आपको पता लग जाता है कि एनिमल एक्टिव है, एक्टिव नहीं है, डल है, डिप्रेस है, या उसके साथ क्या। समटाइम्स अगर डायरिया हो रहा है तो समटाइम्स उसके जो टेल है उस पर अक्सर पूप लगा होता है, तो आपको पता लगता है जैसे डायरिया है, उसे किसी किस्म की स्मेल तो नहीं आ रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपको इंस्पेक्शन के दौरान पता लग जाती होती हैं। जब आपने इंस्पेक्शन उसकी कर ली उसके बाद जो दूसरी चीज़ें होती है वो आपने जो है उसका कंप्लीट चेकअप करना होता है फ्रॉम माउथ टू अप टू रेक्टम। ये सब चीज़ आपने देखनी। सबसे पहले आपने कैट हो या डॉग हो तो आपने इसका मुंह ओपन करके देखना है कि कोई अगर आपको सामने ही कोई अगर फॉर एग्जांपल लीनियर बॉडी जो है, फॉरेन बॉडी बहुत ज़्यादा कैट्स में होती है, आपने वो देखना। समटाइम जो है कैट के बिल्कुल थ्रोट के पास आपको वो जस्ट आप अगर मुंह ओपन करेंगे तो ही आपको नजर आ जाएगी कि पीछे जो है कोई किसी किस्म की जो है कोई ब्लॉकेज है, कोई बोन है। अक्सर जो डॉग्स हैं, स्मॉल पपीज है, वो बोन्स वगैरह जब खा रहे होते हैं तो उनका जो है वो बोन स्टक हो जाती है अंदर। तो अब ऑनर को नजर नहीं आ रहा, तो ऑनर खाना दे रहा है लेकिन अक्सर जो है वो एनिमल यहाँ रिफ्यूज करता है या अगर खाता है साथ ही वॉमिट कर देता है। ठीक है, तो ये अब आपने ओपन किया, आपको पता लग गया। सबसे पहले आपने माउथ टू लेके रेक्टम अच्छी तरह से कंप्लीट एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद आपने अबडमन जो है उसका वो प्रेस करके देखना है उसमें किसी किस्म की पेन तो नहीं हो रही, अबडमन उसका कैसा है, पेन वगैरह तो नहीं है उसमें। उसके अलावा जो है फिर आपने रेक्टम वगैरह देखनी है, रेक्टम उसकी कैसी है। उस रेक्टम देखने से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो डायरिया का भी पता लग जाता है कि डायरिया है कि नहीं वॉमिटिंग के साथ। क्योंकि जब वॉमिटिंग और डायरिया दोनों हो तो मतलब GIT का मसला तो उसका चल रहा है। वॉमिटिंग इटसेल्फ जो काफ़ी सिस्टम के साथ इंक्लूड है, वॉमिटिंग प्लस डायरिया हो तो ज़्यादा ये चांस होता है कि GIT का इशू है इसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आप फिजिकल एग्जामिनेशन में करते हैं। इसमें टेम्परेचर है, टेम्परेचर लेते होते हैं। ये सब चीज़ें ईयर्स समटाइम्स जो है, ये हमारे पास एक रिसेंटली केस आया था EMAT की वजह से कैट्स वॉमिटिंग कर रही थी, वो चीज़ आप देखते होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आपको ड्यूरिंग इंस्पेक्शन पता लग जाती है। फीवर जब आप ले रहे होते हैं, अगर उसमें फीवर हाई है तो इसका मतलब इन्फेक्शस का आ रहा है। अब अगर फूड चेंज किया उसकी वजह से वॉमिटिंग आ रही है तो उसमें हाई फीवर तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब इन्फेक्शस नॉन इन्फेक्शस काज को आप काफ़ी हद तक इस बेस के रूल पर रूल आउट कर सकते हैं। सब केसेस में नहीं कर सकते, समटाइम वायरल केसेस में जो है वो टेम्परेचर हाई होकर लो हो जाता होता है, लेकिन ये कि आप काफ़ी हद तक इसको कर सकते होते हैं। बिल्कुल, बाकी जो है आपको ब्लड वर्क जो है वो चाहिए होता है, ब्लड वर्क जो है आपने काफ़ी करना होता है। इसके बाद आप जो है इंस्पेक्शन कर लिया, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, इसके बाद आता है अस्कल्टेशन। आप जो है इंटेस्टाइन को अस्कल्टेट कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं आप। समटाइम जो डायरिया में है उनकी जो है मोटिलिटी जो है वो इंटेस्टाइन की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको तब पता लगेगी जब आपने नॉर्मल पे किया होगा। अगर नॉर्मल इंटेस्टाइन्स की आपको पता है किस तरह की साउंड आ रही है, तो अगर मतलब कॉन्स्टिपेटेड हो या उसमें अगर ज़्यादा हो मतलब मोटिलिटी, दोनों केसेस में आपको फ़र्क पता लग जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे अब नॉर्मेलिटी है, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आ रही है। ये सब चीज़ें जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में, ये सब चीज़ें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब जो इस चीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हैं ये किसी भी अगर आप बीमारी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम वॉमिटिंग जो है डिस्कस करें, तो इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है स्पेशली वेट की फील्ड में, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, किस किस कॉज में वॉमिटिंग आती है, और वो सारी चीज़ें आपने रूल आउट करनी है।
सबसे पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर जो चीज़ आती है वो होता है ओवर फीडिंग या इनडाइजेशन। आपके पास एनिमल आता है, आप उससे पूछेंगे आपने फूड तो नहीं चेंज की, या कोई ऐसी चीज़ इसने खाई तो नहीं जो रूटीन से हटके, या उस तरह बहुत ज़्यादा तो नहीं खा लिया खाना, या किसी कैट का पड़ा हुआ था वो खा लिया। तो ये एक ओवर जो इनडाइजेशन होती है या ओवर फीडिंग जो एनिमल की, और फूड चेंज के अंदर जो आता है, ये भी एक डिफरेंशियल होता है। ये आपने सबसे पहले अपने लिस्ट में रखना होता है। वॉमिटिंग का मेजर केस मोस्ट ऑफ द टाइम वॉमिटिंग नॉन सीरियस होती है, और ये आपने पहला सबसे जो है आपने ओनर से कंसल्ट करना है, उनसे पूछना है कि जी ये इशू तो नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब इसका और कोई आप डिफरेंशियल डायग्नोज डिस्कस करना चाहें? सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो है इन्फेक्शियस रीज़न है इसके कि नॉन इन्फेक्शियस रीज़न है। ठीक है, अगर मैं इन्फेक्शियस रीज़न के उस पर आ जाऊँ डिफरेंशियल पे, उस पर आपके आ सकते हैं वायरल डिजीज आ सकती है। वायरल में आपके पास पार्वो आ गया डॉग्स में, पैनलुकोपिनिया कैट्स में आ गया। ठीक है, उसके अलावा डिस्टेंपर डॉग्स में अक्सर आता है, उसमें आ जाता होता है। उसके बाद आप बैक्टीरियल डिजीज़ में देख सकते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से तो नहीं आ रही। उसके अलावा बैक्टीरियल हो गया, पैरासिटिक पैरासिटिक केसेस में अक्सर जो है वो आ रही होती है वॉमिटिंग वगैरह, वो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और अगर इसका नॉन सीरियस केस है, मतलब नॉन इन्फेक्शियस केस है, तो उसमें सबसे मेजर, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि फूड की अगर चेंज है या फूड की इनडिस्क्रिशन की वजह से है वो, अगर आ रही है वॉमिटिंग वगैरह, वो चीज़ आपको हिस्ट्री टेकिंग से आपको काफ़ी चीज़ें उसका पता लग जाता होता है। उसके अलावा अगर मैं और काजे की तरफ GDV एक बहुत कॉमन काज है डॉग्स में, और काफ़ी ज़्यादा उसमें, लेकिन उसमें आप इसको इतना डायग्नोज कर सकते हैं कि उसमें जो है वो वॉमिटिंग करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वॉमिट आ नहीं दी होती उसको। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव वॉमिटिंग होती है। उसके अलावा जो है ये IBD भी बहुत ज़्यादा इसमें रीज़न है कि इसी वजह से आ सकता है। IBD एक जेनेटिक काज की वजह से होता फॉरेन है। बॉडी। उसके बाद जो है वो फॉरेन बॉडी की वजह से कोई चीज़ अगर फंसी हुई, उसकी वजह से परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है, स्टूल पास नहीं हो रहा होता। एक काफ़ी ज़्यादा इसके जो है, इसके अलावा अगर मैं कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ चल रही हो, फॉर एग्जांपल अगर हाइपोएडिनोकोर्टिसिज्म है, उसमें जो है वॉमिटिंग आती होती है। किडनी इश्यूज चल रहा है, उसमें वॉमिटिंग आती होती है। लिवर इश्यूज चल रहा है, उसमें वॉमिटिंग आती होती है। काफ़ी ज़्यादा जो है इसके डिफरेंशियल रीजन है, और ये सब चीज़ों को रूल आउट कुछ आप हिस्ट्री की बेसिस पे करते हैं, कुछ आप फिजिकल एग्जामिनेशन की बेसिस पे करते हैं, और कुछ जो है आपको फिर ब्लड वर्क उसके लिए करने ही पड़ते हैं। उसके लिए आप उस चीज़ से रूल आउट करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें होती है डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल आपके जीआईटी के साथ जिनका ताल्लुक होता है, जैसे आपने फॉरेन बॉडी चेक कर ली है, इस तरह की चीज़ें जो जीआईटी इसके, कुछ लोग जीआईटी के साथ चीज़ें होती हैं वो भी चल रही होती हैं, उसका भी वॉमिटिंग के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सबसे पहले जो जीआईटी के साथ ताल्लुक नहीं है, सबसे पहले किडनीज, अगर किडनी डैमेज है, एनिमल का यूरिया बहुत हाई है तो डेफिनेटली उसके अंदर वॉमिटिंग आएगी। लीवर डैमेज है तो उसके अंदर भी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि आपने ये चीज़ें रूल आउट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने किडनी का आपको डाउट है कि और साइन है, जैसे आपको किडनी इन्वॉल्व है तो उसके अंदर और साइंस भी होंगे, जैसे एनिमल पानी ज़्यादा पी रहा है, यूरिन के अंदर कोई इशू है, यूरिन में ब्लड आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें, तो ये आपने देखना है। वॉमिटिंग को पीछे जो आपने जाना कि वॉमिटिंग आ क्यों रही है, दूसरे साइंस क्या है, रिलेशन बनाना आपने। फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग के साथ और कोई साइन है तो आप देखेंगे किडनी के साथ तो नहीं है, या जॉइंटस तो नहीं हुआ हुआ, फॉर एग्जांपल लीवर का मसला है तो जॉइंटस तो नहीं है इसको जो है चल रहा है। इसके अलावा ड्रग आप हिस्ट्री लेंगे कि जी दूसरे पेट के पास हो गए, या घर में आपने जैसे पैनाडोल दे दी, या घर में कोई आपने ब्रूफिन दे दी, उससे भी वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। आपने पूछना है कि वॉमिटिंग में आपने पैनाडोल तो नहीं दी या किसी ओनर से, या ये चीज़ें पूछनी लाजमी हैं ताकि उसको पता हो कि जो आपको आइडिया हो कि जी ये हो सकता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एनसेट देने से भी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल साइंस आ जाते हैं, कोई दिमागी मसला हो गया या कोई और डैमेजिंग जो दिमाग के अंदर जो हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल रेबिस की बात करें, उसके अंदर मेनिंजाइटिस हो गई है, या कोई और जो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है या नर्व्स के अंदर कोई मसला आ गया, उसके अंदर भी वॉमिटिंग हो जाती है। उसके साथ आपको दूसरे साइन इम्बैलेंस मिलेगा, इनकोऑर्डिनेशन मिलेगी, तो ये चीज़ें भी जो है रूल आउट करने वाली होती हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटाइटिस है, पैंक्रियाज का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, उसके अंदर भी आपको वॉमिटिंग मिलेगी। पेरिटोनाइटिस है, पेट के अंदर पानी पड़ गया हुआ है, आपको उसमें भी वॉमिटिंग मिलती है। बट आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एनिमल प्रेजेंट हुआ है कि जी मेरे कैट या डॉग वॉमिटिंग कर रहे हैं, तो आप उसको देखेंगे यार पेट, आप जो फिजिकल एग्जाम करेंगे आप पेट तो नहीं फूला हुआ, आप उसको ये चेक करेंगे, उसके एक्सरे करेंगे, या उसको जो है एस्पायरेट करके देखेंगे कि पेट के अंदर पानी तो नहीं है, या FIP या पेरिटोनाइटिस का केस तो नहीं है जिसके अंदर वॉमिटिंग हो सकती है। तो वॉमिटिंग आपको उस रूल की उस तरफ लेके जाएगा, डायग्नोसिस की तरफ, कि आप काइंडली उस पर पहुंचें। वॉमिटिंग तो बीमारी नहीं है, ये एक साइन है। तो आपने इस साइन को पकड़ के आपने उसके जो है ना, इसको कहते हैं बाल की खाल उतारनी है। आपके पास एनिमल ओनर को नहीं पता कि क्या मसला, आपके पास वो सिर्फ वॉमिटिंग की कंप्लेंट से आएगा, आपने उनको गाइड करना है कि भाई ये मसला है, इसको ये आपने उसको रूल आउट करना है। यही एक अच्छे डॉक्टर की निशानी है। और क्लाइंट आपको आके पैसे अगर दे रहा है तो वो इसी वजह से दे रहा है कि आके उसने बताया कि जी वॉमिटिंग है। ये आपका काम है कि आप उसको बताएं जी वॉमिटिंग क्यों है।
ठीक है, ये क्यों बताना ही जो होता है ये वेट का काम होता है और इसी चीज़ के पैसे होते हैं। अगर आप आगे आपके पास एक बंदा है वो वॉमिटिंग की कंप्लेंट के साथ आया है, आपने उसको नहीं गाइड किया, आपने उसको नहीं बताया कुछ भी, ना आपने कुछ टेस्ट किया, ना आपने उसको किसी चीज़ के साथ रिलेशन बनाया, सिर्फ आया वॉमिटिंग की दवाई दे दिया, उसे कहा जी अल्लाह खैर करेगा ठीक हो जाएगा, तो ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है। तो ये आपने चीज़ जो है हम अपने प्रोफेशन में हमेशा ऐड करनी है कि आपने उसको प्रॉपर क्लाइंट को एजुकेट करना है और उसकी बे जो बताना है कि क्यों है वॉमिटिंग। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वॉमिटिंग के अंदर आ जाती है पायोमेट्रा। पायोमेट्रा के अंदर भी एनिमल वॉमिटिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फीमेल आपके पास आती है और उसकी यूट्रस से अंदर जो है पस निकल रही है, पीछे से विजाइना से पस डिस्चार्ज है, तो उसके अंदर भी वॉमिटिंग आती है। आप आया वो एनिमल वॉमिटिंग की कंप्लेंट से, वो आपको ये भी बताएगा जी टेल के पीछे थोड़ी पस लगी होती है, तो आप उसका डायरेक्ट पायोमेट्रा की तरफ जाएंगे। फिर उस केस में आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, देखेंगे कि जी इसको पायोमेट्रा तो नहीं है, और उस फॉर्म में आपका ट्रीटमेंट सर्जिकल होगा, उसमें मेडिसिन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे आप सिर्फ वॉमिटिंग रोकने की दवाइयाँ लगाते रहे, जो पस है वो तो उधर ही है ना, मेन कॉज तो उधर ही है, वो जब तक नहीं निकालेंगे तो उसकी फ़ायदा तो कोई नहीं होने वाला। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक प्रोफेशनल वेट की जो है ज़रूरी होती हैं कि आप वॉमिटिंग की हिस्ट्री से लेकर आप पहुँचते कहाँ तक है। इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि पायोमेट्रिक केस में फॉर एग्जांपल आपके पास एक केस प्रेजेंट हुआ है डॉग का पायोमेट्रिक का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आप रूल आउट कर सके, हर चीज़ को, हर कंडीशन को, क्योंकि कई कंडीशन है उसमें अगर आप एंटीमेटिक लगा देते फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो है अगर आपने एंटीमेटिक लगा दी तो जो मेन डिजीज़ का कोर्स है वो आपको पता ही नहीं लगेगा कि डिजीज़ अंदर कितनी फैल रही है, आपको पता ही नहीं है। अगर डिजीज़ जो है मल्टीपल सिस्टम्स को अफेक्ट करी जा रही है, आपने वॉमिटिंग उसकी रोक दी। और दूसरी बात ये पायोमेट्रिक केस में जो है यूजुअली ये रिकमेंडेड है कि हम वॉमिटिंग को नहीं रोकते, वॉमिटिंग को रोकना चाहिए भी नहीं उसमें। ठीक है, अब आपने चेक नहीं किया, आपने वॉमिटिंग का आपने ठीक है वो एंटीमेटिक लगा दिया, लेकिन वो एंटीमेटिक लगाने की वजह से जो है आप हो सकता है कि जो है वो जो डॉग आपके पास प्रेजेंट हुआ था उसकी डेथ हो जाए। अब आपने तो कुछ गलत नहीं किया, आपने तो एंटीमेटिक लगाया, बस उसमें आपकी डोज भी पूरी थी, ठीक है, लेकिन डॉग तो मर गया। लेकिन उसमें क्या क्या आपने फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं उसका किया, आप इस चीज़ तक पहुंचे ही नहीं कि उसके मेन काज क्या थी। इसलिए टेस्टिंग जरूरी होती है। ठीक, अब आप बात करेंगे कि ब्लड टेस्ट कौन कौन से, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एनिमल प्रेजेंट हुआ है तो वो आपके पास आप कौन कौन से उसके टेस्ट हैं जो ओनर को रिकमेंड करेंगे, किस बेस पे करेंगे और क्यों करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस टॉपिक में अभी सर्च करेंगे कि जी ब्लड टेस्ट कौन से ज़रूरी होते हैं वॉमिटिंग के अंदर। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले और मेन जो टेस्ट है वो सीबीसी है। सीबीसी से काफ़ी चीज़ों का आपको पता लग जाता है, इन्फेक्शियस काज का, नॉन इन्फेक्शियस काज का, दोनों चीज़ों का पता लग जाता होता है। ठीक है, और इसमें आपको ब्लड का एक कंप्लीट पिक्चर मिल रही होती है। इसके अलावा जो रिकमेंडेड है और जो आमतौर पे वेट्स कराते भी कम है, केमिस्ट्री सीरम केमिस्ट्री प्रोफाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कराते हैं, क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा पोटाशियम और सोडियम लॉस ज़्यादा होता है। पोटाशियम का वेरिएबल काफ़ी लॉस होता है। पोटाशियम का जो रोल है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब हमारे वेट्स वगैरह, मतलब हम इस तरह टेस्ट कम करा रहे होते हैं, लेकिन ये एक बहुत मेजर टेस्ट है जिसको कराना बहुत ज़रूरी है कि पोटाशियम ज़्यादा लॉस ना हो रहा हो, हाइपोकलीमिया या हाइपरकलीमिया की तरफ ना जा रहा है, क्योंकि जो पोटाशियम है वो डायरेक्टली रिलेटेड करता है टू हार्ट। ठीक है, हार्ट बीट स्लो तेज, ये सब जो है पोटाशियम इसकी वजह से हो रही होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये उसके अलावा जो है इसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हैं कि वर्म्स की वजह से तो आया, वॉमिटिंग तो नहीं आ रही है। ठीक है, उसके अलावा जो है आप इसके एक्सेस वगैरह कर सकते हैं कि आपको लगता है कोई फॉरेन बॉडी फंसी हुई, इस पर कॉन्ट्रास्ट एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट ये एक्सेस करने से आपको काफ़ी हद तक इंटेस्टाइन की कंडीशन का भी पता लग जाता है कि क्या सूरत हाल है, उसमें क्या है क्या नहीं है। मेगा एसोफेगस का भी पता लग जाता है उसमें क्या इशू है। ठीक है, उसके अलावा आप उसमें समटाइम्स अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, उसमें आप जो है पूरा जीआईटी का अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आती प्रैक्टिस के साथ, और आपके पास फैसिलिटीज़ हो तो भी प्रैक्टिस आपकी सब चीज़ें जो हैं ये आ ही जाती होती है, इतना कोई मुश्किल चीज़ें नहीं होती है। बस आपने जो है गाइड करना होता है ऑनर को, और ऑनर ने उस बात उसको फॉलो करके, अगर आप अच्छी तरह गाइड करेंगे तो ऑनर फॉलो करते होते हैं आपके उसको एडवाइस को, और आप ये टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बेसिक टेस्ट हो गए जो तो हम करते हैं, जैसे CBCL, FTR, FTC, सीरम प्रोफाइल, ये तो मोस्टली हर केस के अंदर ही होते हैं। इसके अलावा कुछ और एडवांस टेस्ट भी होते हैं, जैसे आपने एड्रिनल ग्लैंड का कर लिया, थायराइड ग्लैंड के टेस्ट कर लिए, इसके अलावा ACTH जो है वो आपने चेक कर लिए, उसके लेवल चेक कर लिए। तो ये चीज़ें फर्स्ट फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट किए हैं, उसमें आपको कुछ नहीं पता लगा, सारी चीज़ें नॉर्मल है, फिर एडवांस टेस्ट जो टेस्टिंग की तरफ आपने जाना होता है। ऐसा नहीं कहना कि यार जी आपकी कैट या डॉग ठीक है, आपकी अगर वॉमिटिंग रुक गई है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं लग रहा है कि जो वॉमिटिंग बार बार रियकर हो रही है तो आप एडवांस टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसमें आप एड्रिनल ग्लैंड को चेक करेंगे, थायराइड जो हैं उनको कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा जो और चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो एनिमल है
वो वॉमिटिंग करी जा रहा है, नहीं रोक रहे, मतलब क्रॉनिक के अंदर हम जब क्रॉनिक वॉमिटिंग करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें एंडोस्कोपी भी की जा सकती है, तो एंडोस्कोपी का भी रोल वॉमिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने करनी है। अब हमारे पास आ जाता है, आपने पहले डिफ़ाइन कर लिया वॉमिटिंग, उसका आपने रूल जो है डिफ़ाइन कर लिया कि मसला क्या है। अब उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि आप अब हमने ट्रीटमेंट क्या करना है। जी डॉक्टर साहब, अब बताएं थोड़ा। ट्रीटमेंट जो है वो मोस्टली डिपेंड करता होता है कि आपने उसमें उसमें फाइंड क्या किया, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन क्या, आपके जो टेस्ट रिपोर्ट्स आपने किया इसकी टेस्ट रिपोर्टिंग में क्या है, क्योंकि समटाइम्स आपको उसमें वॉमिटिंग के लिए इंजेक्शन देना होता है, समटाइम्स आपको वॉमिटिंग के लिए इंजेक्शन नहीं देना होता, वॉमिटिंग उसके लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ पर डिपेंड करना था। सबसे जो मेन काज है, अगर आपने देखा है कि डाइटरी इशू की वजह से कोई इन्फेक्शियस काज नहीं है, तो उसमें जो है आप सबसे पहले एनिमल को एनपीओ कर देते हैं। एनपीओ मतलब जो है नथिंग पर, उसमें आप जो है वो खाना पीना उसका बिल्कुल बंद कर देते हैं फॉर समटाइम्स, कुछ घंटों के लिए, 6 to 8 आवर्स यूजुअली मैं कराता होता हूँ। 6 to 8 आवर्स के लिए आप एनपीओ कर देते होते हैं, तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस जो है आपके इससे रिजॉल्व हो जाते हैं विद एंटीबायोटिक इंजेक्शन। ठीक है, अगर कोई और इन्फेक्शियस काज नहीं है तो, अगर इन्फेक्शियस काज है तो समटाइम फॉर एग्जांपल अगर वायरल है काज, तो आप उसमें एनपीओ कर भी दें, आप उसको एंटीबायोटिक भी दें, फिर भी उसमें जो है वो वॉमिटिंग बार बार परसिस्टेंट वॉमिटिंग जो है वो आती रहती होती है। ठीक है, तो जब भी वॉमिटिंग आए सबसे पहले जो रूल ऑफ थंब है वो यही होता है कि आपने उसका जो है वो एनपीओ कर देना है, और अगर कोई और काज नहीं है, सिर्फ डाइटरी इशू की वजह से आप एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? एंटीबायोटिक हमारे पास ओडेंसिस्टिनोन पड़ा हुआ है, हमारे पास ग्रेविनेट होता है, उसके अलावा जो है मेटक्लोप्रामाइड, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो सारे एक ही अपने इफेक्ट हैं, और समटाइम कुछ केसेस में जो है कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, कुछ कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर खाली वॉमिटिंग है, अब डायरिया नहीं है, तो मेटक्लोप्रामाइड के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मेटक्लोप्रामाइड जो है डायरिया लगवाती है, लेकिन अब आप पार्लो केस में आपके एक मैं मेटक्लोप्रामाइड यूज़ करूँ तो वो एक अच्छी चॉइस नहीं होगी, क्योंकि वो डायरिया लगवाती है, पार्लो में पहली डायरिया होता है। उस केस में आप ऑनसेट लगा सकते हैं, ऑनसेट एंटी डायरियल भी है, एंटीमेटिक भी है। ठीक है, ग्रेविनेट का मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि जो है कैट में समटाइम्स रिएक्शन आ जाते होते हैं उसके, तो ग्रेविनेट आपने बहुत ध्यान से कोशिश की, जब हमारे पास सेफर ऑप्शन है तो फिर ग्रेविनेट की तरफ आपने क्यों जाना।